हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब सबसे पहले जान लेते हैं तो वर्ड का मतलब क्या है। देखो, कंज्यूमर मतलब वो पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है अपने वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। और देखो, बात करेंगे इक्विलिब्रियम की तो ये होती है एक स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी कि कंज्यूमर इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद ना इससे ज़्यादा कुछ चाहता है ना ही इससे कम कुछ चाहता है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है ना हम बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर किस तरह डिसाइड करता है कि उसकी अपनी कंप्लीट पूरी इनकम को खर्च करके अलग अलग गुड्स के ऊपर किस तरह अपनी सभी वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से फुलफिल किया जाए, किस तरह से खर्चे करे जाएं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स फुलफिल हो सकें। तो इकोनॉमिस्ट जो है हमारे वो इस चीज़ को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ऐसे में क्या करेगा, कोई भी कंज्यूमर जो है ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदेगा गुड्स का जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो खरीदेगा वो अपनी पूरी इनकम को खर्च करके। अब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो क्या सकता है जिससे कि जो है मैक्सिमम नीड्स फुलफिल हो सके, मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके। ऐसा कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ये डिपेंड करता है उस पर्सन के लाइक्स के ऊपर। लाइक्स मतलब इंस्टाग्राम वाले लाइक्स नहीं, उसकी जो चीज़ें पसंद है उसको उस पर डिपेंड करता है। क्या चीज़ें वो खाना पीना पहनना पसंद करता है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है अफोर्ड क्या कर सकता है वो, व्हाट कैन ही अफोर्ड टू बाय, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और आगे चलोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी वर्ड है जो कि है यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी का अगर हम मतलब नॉर्मली जानेंगे तो इसका मतलब होता है यूजफुलनेस। लेकिन ये जो वर्ड है ना, बड़ा नॉर्मल वर्ड है, ये चीज़ इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं होती। इकोनॉमिक्स के अंदर इसका जो मतलब है वो यूजफुलनेस नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एंड ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। ये जो है डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अब इसका क्या मतलब है, ये सब आप जो है चैप्टर में थोड़ा सा आगे जानोगे। और इस चैप्टर के अंदर हम मेनली जो है यूटिलिटी को ही मेजर करने वाले हैं, यही हमारा इस चैप्टर का मकसद है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यूटिलिटी जो है दो तरह से मेजर करी जा सकती है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इन दो तरह से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। अरे भैया, ये क्या हो गया, मैं क्या दिक्कत है यार, इसको कैसे सही करूँ। ओ, हो गया। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर क्या होता है, हम जो है अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को नापते हैं न्यूमेरिक तरीके से, न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं यूटिल्स। जैसे कि आप डिस्टेंस जब मेज़र करते हो तो वो आप किलोमीटर में करते हो। आप जब किसी चीज़ का वजन तोलते हो यानी कि वेट मेज़र करते हो तो आप किलोग्राम्स में करते हो। आप जब अपने मोबाइल डेटा को नापते हो तो आप जीबी में, एमबी में नापते हो। इसी तरह से जब आप अपने यूटिलिटी को नापते हो ना तो वो चीज़ नापी जाती है यूटिल्स के अंदर। ये बस एक सिंपल सा यूनिट है अपनी यूटिलिटी को नापने के लिए जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों ने बनाया है। ये बस एक एजम्पशन जैसा है, ये कोई बहुत। तो यहाँ पे आप एग्जांपल जान लेते हैं कि किस तरह यूटिलिटी मैटर करती है, किस तरह बदलती है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि डिफर करती रहती है यूटिलिटी, वो कैसे करती है। अब मान लो हुआ क्या कि मैंने एक बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, भाई बटर स्कॉच मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पर मुझे जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला उससे। वो जो आइसक्रीम है 20 रुपये की थी, मुझे उससे 20 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, यानी कि मेरे लिए भाई साहब पूरी वसूल हो गई, वो मामला बढ़िया रहा। और वहीं पर जब मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई सेम 20 रुपये की खरीद के, तो उससे मुझे सिर्फ 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम में कम इंटरेस्ट है। तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मेरी जो लाइक थी, मेरी जो वांट थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैटर करती है। ये जो यूटिलिटी है वो वेरी करती रहती है। तो मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम ज़्यादा पसंद थी तो मुझे मान लो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन चॉकलेट कम पसंद थी तो जो है 10 यूटिल्स का ही मिल पाया सेटिस्फेक्शन। इस तरह से हम अज्यूम करके चल सकते हैं। अभी आगे चलोगे, यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करेंगे, इसमें भी लफड़ा होके रखा है। हाँ, ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं रैंक्स में, मतलब अपन चीज़ों को रैंक करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है। कंपैरिजन हम इसके अंदर करते हैं, इसको हम एक्चुअल लाइफ में यूज़ भी करते हैं। वो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। आपने यूटिल्स वर्ड शायद से पहली बार ही सुना होगा इस वीडियो में, इस चैप्टर में। लेकिन आप रियल लाइफ में जो है चीज़ों में कंपैरिजंस करते हो कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम नहीं बटर स्कॉच आइसक्रीम पसंद है। इस तरह की चीज़ें जो है हम रियल लाइफ में भी करते हैं, ये जो है रियलिस्टिक है। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं मोबाइल की दुकान पर गया किसी पे एंड शॉपकीपर को कहा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए जो कि 30,000 रुपये के अंदर में आता हो। तो उन्होंने क्या करा, मुझे 2 मोबाइल फ़ोन्स दिखाए। पहला था Realme X7 Max और दूसरा था OnePlus Nord
2। अब मेरा क्या हिसाब है, मैं हूँ वन प्लस लवर, यानी कि मुझे वन प्लस के मोबाइल फोन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं एक ब्रांड कॉन्शियस पर्सन भी हूँ। तो हम क्या करेंगे, रियलमी और वन प्लस में से वन प्लस बड़ा ब्रांड है तो हमारी जो चॉइस है वो है वन प्लस का मोबाइल फोन। तो मैंने कहा वन प्लस नॉट 2 दे दो भैया जी, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे ब्रांड में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने कंपैरिजन कर लिया रियलमी के फोन में और वन प्लस के फोन में। मेरी जो प्रेफरेंसेस थी एक अच्छा ब्रांड और वो भी वन प्लस। तो और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले हो, एक तो होगा TU और दूसरा होगा MU। TU होता है टोटल यूटिलिटी, यानी कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक कमोडिटी, एक चीज़ के हम मैक्सिमम कितने भी यूनिट्स जो है कंज्यूम कर लें, उसके बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा उसे हम कहेंगे TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो कि एक एडिशनल यूनिट लेने पर हमको मिलती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 20 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला आइसक्रीम खाने से, तो जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल गया। अब एक और मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हो सकता है इस बार 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि एक मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ, उसमें मुझे पूरे मजे आ गए। जब मैं दूसरी खाऊंगा मेरा पेट और मन थोड़ा सा भर चुका होगा, दूसरे में थोड़ा सा कम मजा आएगा, तो 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जो 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है एक यूनिट खाने के बाद, जब दूसरी मैंने खाई प्लस जब हुआ उसमें यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन, उसे ही हम MU कहते हैं। एंड जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे 38 यूटिल्स, ये हो जाएगा हमारा TU, टोटल यूटिलिटी। एंड जो 18 यूटिल्स जो है एक और यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमें मिला था वो है हमारा MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनके बीच में और रिलेशन जान लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं TU एंड MU क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस बनाए गए हैं TU एंड MU को लेकर। जब जो है TU हमारा इंक्रीज करता रहता है जब हम कंजप्शन इंक्रीज करते हैं एक कमोडिटी का, जब तक कि MU पॉजिटिव है, यानी कि हम किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते रहेंगे। पहली आइसक्रीम से कंजप्शन से हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी से हो सकता है 15 का मिले, यानी कि प्लस 15 हो जाएगा हमारी यूटिलिटी के अंदर। अब तीसरी जब हम खाएंगे तो मज़ा और कम आएगा, क्योंकि हमारा पेट और मन जो थोड़ा सा और भर चुका होगा, तो हो सकता है 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। अब अगली खाएंगे तो 5 का मिलेगा। अब देखो 4 आइसक्रीम हम खा चुके, थोड़ा थोड़ा मजा कम होता जा रहा है हमारा। हम एक और खाएंगे जब 30 आइसक्रीम, भाई साहब हमें वहाँ पर मिलेगा 0 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमारा मन पूरी तरह भर चुका होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 30 आइसक्रीम खाने से भी। और भाई साहब अगर हमको एक और खिला दी जाए, एक और आइसक्रीम जब खिला दोगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चला जाएगा। हमारा जो MU है, ये जो MU बता रहा हूँ ना मैं आपको, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन जो बढ़ता जा रहा है, एक यूनिट खाया सेटिस्फेक्शन बढ़ा, थोड़ा सा और खाया और बढ़ा सेटिस्फेक्शन। हमारा TU तो बढ़ता जा रहा है, टोटल यूटिलिटी 20, 15, 35 और 10, 45 और 5, 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन भाई सब मिल गया। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन MU कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम खाते जा रहे हैं हमारा मन कम होता जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। तो खाते खाते क्या हुआ भाई साहब, इतना मन भर गया हमारा कि -5 का हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि यार मुझे नहीं अच्छी लग रही आइसक्रीम, मुझे खानी नहीं है, भाड़ में जाए आइसक्रीम। तो इस तरह से जो हमारा MU है वो -5 तक पहुँच गया। अब इनकी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर रूल्स वगैरह लिखे हैं। TU देखो बढ़ता रहता है जैसे जैसे कंजप्शन हम कमोडिटी को बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना 20 से 35 हुआ, फिर देखो 45 हो गया, फिर 50 हो गया। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि MU हमारा पॉजिटिव है। MU देखो पॉजिटिव था 5 तक, जैसे 0 पे गया तो TU बढ़ना बंद हो गया। ये सिस्टम है। जैसे ही फिर जो है और हम कंजप्शन करते चले जाएंगे तो हमारा MU नेगेटिव में चला जाएगा एंड हमारा TU बढ़ना बंद हो चुका होगा। और जब जो है हमारा TU मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो MU 0 हो जाता है। यानी कि देखो TU मैंने कही ना 50 हो गया इस केस के अंदर हमारा, जहाँ पे जो है TU मैक्सिमम पे पहुंच गया तो MU हमारा हो गया 0। MU यहाँ पर बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे। जैसे ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे ही हमारा जो TU है वो मैक्सिमम पे पहुंचा, देखो 50 पे पहुंचा TU और MU हमारा 0 हो गया। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद करके रख सकते हो, बाद में काम आ जाएंगे पेपर वेपर में। और जब कंजप्शन पॉइंट ऑफ सेटाइटी से भी ऊपर निकल जाता है तो TU जो है गिरना शुरू हो जाता है एंड MU नेगेटिव हो जाता है। देखो MU तो नेगेटिव में हो गया -5, लेकिन TU जो है हमारा वो भी गिर जाएगा। अब देखो -5 का सेटिस्फेक्शन मिला है तो 50 में से 5 को माइनस कर दो, यानी कि 45 यूटिल्स का आपका TU हो गया। ये था पॉइंट ऑफ सेटाइटी हमारा, ये जो 0 था। जैसे हमने 0 से भी आगे कंजप्शन को हम ले गए तो हमारा MU गिरा, MU माइनस में चला गया एंड साथ के साथ हमारा TU भी गिरा। जो पहले 50 का था वो 45 का हो गया।
तो ये कुछ इसके assumptions हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट हैपन्स टू MU व्हेन TU इज एट मैक्सिमम, यानी कि जब TU मैक्सिमम पे है तो MU को क्या होगा, MU जो है हमारा 0 हो जाता है, इसमें लिखा था रूल में। दूसरा है व्हाट हैपन्स टू TU व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, जब MU नेगेटिव में आ जाता है -5 में चला गया तो TU को क्या हुआ, भाई साहब TU भी कम हो गया था तो TU डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेटाइटी वो होता है जहां पर हमारा जो TU है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाता है एंड MU 0 हो जाता है, उसे हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है जब TU इंक्रीजिंग होता है तो हमारा जो MU है वो नेगेटिव होता है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो TU बढ़ता जा रहा, 20 से 35 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, तो क्या यहाँ पर MU नेगेटिव था, भाई साहब ऐसा तो नहीं था, MU तो बढ़ रहा था, पॉजिटिव में था। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये जो है फॉल्स है। एंड यहाँ पर अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं तो हमारे साथ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, हमसे एक और बढ़ा दिया जाएगा इसमें क्वेश्चन, जस्टिफाई योर आंसर। हमसे पूछा जाएगा क्यों फॉल्स है तो क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा कि जब TU इंक्रीज कर रहा होता है तो MU हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फॉल्स है। और जैसे चाहो वैसे रीज़न आप बता सकते हो, ये आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से हम आंसर बढ़िया लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया यहाँ पर। अरे यार यहाँ पे खाली पेज था, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, सॉरी गाइस, सॉरी। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है लॉ ऑफ DMU। अब ये क्या मजाक है यार, DMU बोलो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ हमको ये बताता है जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने एक और कंज्यूम करा एक और यूनिट तो माइनस हो गया, जो हमारा MU है वो गिर गया, जो सेटिस्फेक्शन है एक और यूनिट लेने से वो गिर गया। देखो अगली यूनिट लूँगा तो एक और यूनिट लेने से फिर गिर गया, एक और यूनिट लूँगा तो फिर गिर गया, जो सेटिस्फेक्शन है वो। तो यही DMU कहता है हमसे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती चली जाती है जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं। ये कंजप्शन है और ये MU है, बस यही सिस्टम है। आगे चलो, अब इसमें कुछ एजम्पशंस भी हो जाते हैं। देखो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यहाँ पर होना चाहिए, यानी नंबरों में तोलना चाहिए, हम यूटिल्स में तोलेंगे तभी DMU काम करता है। मॉनेटरी मेजरमेंट होना चाहिए यूटिलिटी का, यानी कि पैसों में तोला जाना चाहिए। तीसरा आता है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब एक आइसक्रीम जो है पूरी खाओ, ये जो आइसक्रीम है इसको आपको पूरा खाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप थोड़ी सी खा लो, एक बाइट ली, दूसरी बाइट ली, तीसरी बाइट ली, इस तरह बात नहीं बनेगी। एक आइसक्रीम खाई, दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, इस तरह से तो बात बन जाएगी। ये रीजनेबल क्वांटिटी है, एक आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, लेकिन आप थोड़ा सा काट के खा ले रहे हो आइसक्रीम, वो वाली बात नहीं बनेगी, वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है, वहाँ पर DMU काम नहीं करेगा। आप सोचोगे भाई साहब अच्छा एक बाइट लिया आइसक्रीम की, यार ये तो बढ़िया लग रही है और खाओ, दूसरी बाइट में हो सकता है आपको और ज़्यादा मज़ा आए, आपका जो MU बढ़ जाए। तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा खा लिया और यार अगला यूनिट जब मैंने लिया तो मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरा MU बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो रीजनेबल क्वांटिटी लोगे तब ये DMU काम करेगा। चौथा पॉइंट आता है कंटिन्यूअस कंजप्शन रहना चाहिए, ये नहीं कि एक आइसक्रीम आपने मॉर्निंग में खा ली और एक आइसक्रीम आपको दे दिया भाई साहब आफ्टरनून में, तो क्या होगा, मॉर्निंग में तो आपको कम मज़ा आया होगा आइसक्रीम के अंदर, हो सकता है 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला हो, आफ्टरनून में हो सकता है आपको 30 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल जाए क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सब नहीं चलेगा भाई साहब, बैक टू बैक आइसक्रीम आपको खानी पड़ेगी, एक खत्म करी दूसरी लाओ, एक खत्म करी दूसरी लाओ, इस तरह चलते रहोगे तो ही DMU जो है काम करेगा। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तभी गिरेगी। यहाँ पर रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए जो कि नंबरों में तोल देता हो हर चीज़ को। जब तक तुम नंबरों में नहीं तोलोगे DMU काम नहीं करेगा, क्योंकि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो कि आपने पहले तो बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई थी 20 रुपये वाली और आगे बाद में आप खा रहे हो 40 रुपये वाली आइसक्रीम, तो बात थोड़ी बनेगी भाई साहब। या फिर 20 रुपये ही वाली खा रहे हो, किसी और अच्छे ब्रांड की खा रहे हो, इस तरह नहीं, आपको सेम आइसक्रीम खानी पड़ेगी। क्वांटिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि पहले वाली आइसक्रीम जो है वो 100 ml की थी तो अगली वाली 120 ml की खा रहे हो या फिर 80 ml की खा रहे हो, ये सब नहीं, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। और प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको 20 रुपये और 40 रुपये वाली आइसक्रीम, तो ये चीज़ भी ध्यान रखो। और इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी इनकम जितनी पहले थी उतनी होनी चाहिए, मतलब जितने पैसे आपके पास पहले थे उतने ही रहने चाहिए। मान लो आपके पास पहले 100 रुपये थे और आके कोई आपको क्या करे और 20 रुपये दे दे, तो आप सोचोगे अरे यार और ले लेते हैं आइसक्रीम, बढ़िया है चलो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये तो होगी ऊपर की चीज़ें। चैप्टर में अगर हम एक्चुअली घुसेंगे तो यहाँ पे मेन टॉपिक की बात होगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि इस चैप्टर का नाम था।
अब देखो ये वो सिचुएशन होती है जहां पर जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है विद लिमिटेड इनकम, हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। जिस तरह से वो खर्चे कर रहा है, जिस तरह से अपने पैसे को खर्च कर रहा है, उससे वो बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता, उसको वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता, उसको सेटिस्फेक्शन पूरी तरह मिल चुका है। देखो ये देख रहे हो ना, ये मान लो इसके पैसे हैं और ये इसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी। तो इससे ना वो नीचे जाना चाहता ना वो ऊपर जाना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि मुझे इतने रुपए में और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, कुछ नहीं है भाई, मिलेगा ही नहीं इससे ज़्यादा, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। एकदम सीधी सीधी चीज़ होती है इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो दो केसेस होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नापना पड़ेगा हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। पहला केस है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। ये भी एजम्पशंस हैं, एक ही कमोडिटी के ऊपर यानी कि एक ही आइसक्रीम के ऊपर कंज्यूमर जो है अपना पूरा पैसा खर्च कर देता है। एक ही तरह की आइसक्रीम खाएगा, अपने पूरे 100 के 100 रुपये खर्च कर देता है। एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस होगा कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटीज, यानी कि एक तो पैसा खर्च करता है आइसक्रीम पे और दूसरी एक और चीज़ खाता है, उसको भी पसंद है चॉकलेट। ये होगी चॉकलेट, थोड़ी गंदी सी बनी है, सॉरी गाइस। तो इन दोनों को मिला के खाता है, इस पे अपने 100 रुपये खर्च करता है। 100 रुपये तो खैर अपना एजम्पशन है। तो ये दो केसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सिंगल कमोडिटी केस एंड डुअल कमोडिटी केस। सबसे पहले वन कमोडिटी केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दो फैक्टर होते हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, जिन पे ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है MUX = PX। जैसे कि आप ये कर्व देख पा रहे होगे, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। अब देखो जैसे ही हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी किसी भी कमोडिटी की तो हमको मिला 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जैसे हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, हमको मिला 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, हमारा MU गिर गया। मैंने आपको पहले ही बताया था MU जो है वो गिरता जाता है जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं। तीसरी यूनिट का कंजप्शन करा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और गिर गई, यानी कि 10 पे आ गई। और हमें पता चलता है भाई साहब इस कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो 10 रुपये था, तो 10 रुपये और 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, यानी कि MUX जो है हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर हो गई। हम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे। जैसे हम और कंज्यूम कर लेंगे, मान लो चौथी यूनिट को जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो MU है वो गिर जाएगा, वो 8 रुपये पे आ जाएगा, यानी कि 8 यूटिल्स पे आ जाएगा। और 10 रुपये तो हमने इसके लिए पे कर दिए थे, पैसा ज्यादा दे रहे हैं और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर एक और यूनिट उस आदमी को आप कंज्यूम करवा दोगे 5वीं यूनिट, तो उससे सिर्फ 6 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और 10 रुपये पे करे थे, इतना भारी अमाउंट पे करें और इतना कम सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ये जो है हमारा पॉइंट E, यहाँ पर जो है हमें सेटिस्फेक्शन पैसे के बराबर मिल रहा है। PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। ये है हमारी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर आदमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इस चीज को आप और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए अपनी किताब को एकदम ध्यान से पढ़ना, और इस तरह की और कर्व्स और ज़्यादा एग्जांपल्स आप बना के देख सकते हो। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, इससे आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। और बाकी कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो। देखो यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया गया हमारे लिए, एक टेबल बनाई गई है, इसको इकोनॉमिक्स के अंदर शेड्यूल कहते हैं। तो देखो यूनिट्स ऑफ X यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखी है। ये यूनिट्स ऑफ Y, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्राइस होना चाहिए था। प्राइस के लिए हम रुपये का साइन बना देते हैं, इससे काम चला लेना अभी। तो देखो हर एक यूनिट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है। अब एक आदमी जब 1 यूनिट इसकी कंज्यूम करता है तो 10 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। एंड MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी से 20 मिली, 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन उसको मिल गया यहाँ से। अब जब इसको रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे कि कितना मिला हमको, तो वही 20 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला है हमें, 20 रुपये 20 यूटिल्स। क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एक एजम्पशन है 1 रुपया = 1 यूटिल, यानी कि हमें यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन है वो 20 रुपये के बराबर मिल गया 10 रुपये में। यानी कि ऐसा लग रहा है यार भाई साहब मज़ा आ गया यार, 10 रुपये में 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि और ख़रीदते हैं। चलो दूसरी यूनिट खरीद ली इन्होंने। हमारा जो पहले वाले केस में था MU जो है वो PX से बड़ा था, हमारे प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा था, डिफरेंस था यहाँ पर 10 का। तो दूसरा यूनिट हमने खाया भाई साहब, एक और आइसक्रीम खाई, अगेन 10 रुपये की आइसक्रीम थी। अब के MU मिला हमको 16, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा पहले हम ले चुके थे, तो अब के कम अच्छी लग रही है हमें आइसक्रीम, यानी 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें इस बार मिला है। इस बार भी भाई साहब 16 रुपये बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10 रुपये में। आप कहोगे यार और खाते हैं, चलो आइसक्रीम बढ़िया लग रही है, बहुत पैसा वसूल है, 10 रुपये में 16 रुपये का सेटिस्फेक्शन, एक और खा लेते हैं। एक और खाओगे, 10 रुपये दिया आपने, यहाँ पे आपको मिला 10 रुपये बराबर सेटिस्फेक्शन, यानी कि पैसा वसूल। आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है MUX और PX में। MUX और PX जो ये बराबर हो चुके हैं, यही है फॉर्मूला आपके इक्विलिब्रियम का। लेकिन कोई आपको एक और आइसक्रीम
आइसक्रीम खिला दे, चौथी आइसक्रीम अगेन आपसे 10 रुपए ले ले, और इस बार आपको सेटिस्फेक्शन MU जो है वो सिर्फ 4 यूटिल्स का ही मिलेगा। आप कहोगे अरे मैया अरे 10 रुपए में सिर्फ 4 रुपए बराबर सेटिस्फेक्शन, हम तो लुट गए, आज तो बर्बाद हो गए। और आपको कोई जबरदस्ती एक और खिला दे वो आइसक्रीम वाला, अरे भाई यार खाओ ना खाओ, अरे आप खाओ बढ़िया चीज है, तो आपसे फिर 10 रुपए ले ले। अब क्या आपको सेटिस्फेक्शन 0 यूटिल्स का बढ़ेगा कि यार फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं नहीं ले रहा। और यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन 0 यूटिल्स का मिला, 0 रुपए बराबर मिला, 10 रुपया पूरा बर्बाद। और एक और मान लो जबरदस्ती खिला दे, अबे यार खाओ ना एक और, क्या दिक्कत है, तो 10 रुपये अगेन खर्च हुए और -6 का आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि यार 10 रुपये में -6 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो पैसा बर्बाद है, मैं नहीं खा रहा। तो इसके बाद तो आप खाओगे नहीं, खैर कैसे भी। तो यहाँ पर बात इक्विलिब्रियम की चल रही थी, ये जो पॉइंट है MUX और PX जहाँ पर बराबर हो गए वो है आपका इक्विलिब्रियम, इसको हम इक्विलिब्रियम पे कहेंगे। और पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहाँ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कहा था ना आपसे MU 0 हो जाता है, यहाँ पे MU 0 हो गया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहलाएगा। टू कमोडिटीज का केस में बात कर लेते हैं। जब मैंने आपसे कहा था ना 2 तरह के केस होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। रेशियो ऑफ MU टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि MUX अपॉन PX, यानी कि MUX की यानी कि X कमोडिटी का MU और P यानी कि प्राइस बराबर होना चाहिए। जब यहाँ पे निकल के आता है MUM, अब MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजप्शन को हम बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिरती जाएगी। मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ ये चीज़, तो ये तो फैक्ट है, इसे तो दिमाग में बिठा लो। पूरे इकोनॉमिक्स जब तक पढ़ोगे ना तब तक काम आएगा ये। कंजप्शन बढ़ेगा MU गिरेगा। अब यहाँ पर भी एक शेड्यूल हमारे लिए बनाया गया, इस चीज़ को शेड्यूल कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ये जो टेबल बनी रहती है, यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम थी 5 रुपये, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में सिर्फ 5 ही रुपये थे, उसको सब खर्च करने थे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए था। तो मान लो आपके पास 5 रुपये हैं और कमोडिटी X कमोडिटी Y दोनों का जो प्राइस है वो 1 रुपया है। आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले इस टेबल को देखोगे आप देखोगे कि यार X कमोडिटी परचेस करने में हमें 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 रुपये से 1 यूनिट इसका ले लोगे, ठीक है, 1 यूनिट इसका ले लिया, ये गया, आपको मिल गया 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन टोटल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यार अब कहाँ पे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है, आप देखो यार Y में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है आपके, तो 16 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन है। तो अब क्या आप इसे ले लोगे, ये भी गया, 2 रुपये खर्च हो गए, बचे 3 रुपये। अब कहोगे यार और पैसा खर्च करना है हमें। अब देखोगे सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा मिल रहा है, तो X के अंदर सेटिस्फेक्शन आपको 14 रुपये का मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आपके X की यूनिट परचेज कर लोगे, ये भी गई, आपके 3 रुपये खर्च हो गए और 2 रुपये बचे। अब देखोगे यार अब क्या करें, एक और यूनिट किसकी लें, Y की लें क्या X की लें। 2 रुपये बच रहे हैं आपके पास, 2 रुपये में आप 2 चीज़ें खरीद सकते हो। देखो आप 1 यूनिट तो X की खरीद लोगे, अब कहोगे यार 1 और रुपया बचा, अब क्या करें, सेम 12 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है Y से भी, तो आप 1 और यूनिट Y की खरीद लोगे और मिला जुला के आपका जो पैसा है वो पूरा खर्च हो जाएगा। इनकम 5 रुपये से आपकी 0 हो जाएगी, यानी पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं बचा होगा और सेटिस्फेक्शन आपको पूरी तरह मिल चुका होगा। पूरा सेटिस्फेक्शन ये जो मिला के 20, 16, 14 और 24 यानी कि 12, 12, 24 ये होते हैं 74 यूटिल्स का अपना टोटल सेटिस्फेक्शन ले लिया, अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा। MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी सेम, यानी कि दोनों कमोडिटीज के ऊपर आपने जो लास्ट रुपी स्पेंड करा, देखो लास्ट रुपी Y के ऊपर आपने इसी यूनिट पे खर्च करा था, इससे आपको 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, यानी MU मिल रहा था। और लास्ट रुपी आपने जब X पे खर्च करा, X पे आखिरी रुपया आपने कब खर्च करा था, जब आपको 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। और ये तो दोनों बराबर हैं, यानी कि पहुंच गया आप इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे भी अगेन एक और चीज पॉइंट आ जाता है, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, कंजप्शन बढ़ेगा तो MU गिरेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम पर आप कैसे पहुंचोगे, आप 3 यूनिट्स खरीदोगे X के और 2 यूनिट खरीदोगे Y के, आप पहुंच चुके होगे इक्विलिब्रियम पे। एक टॉपिक यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये वो रेट है जहां पर कि कमोडिटीज को सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है दूसरे के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। समझ नहीं पाए होगे मुझे पता है, अब फिर से समझाते हैं। इस ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं हम इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। अब मान लो आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप जो है 40 यूनिट्स परचेस कर सकते हो गुड Y के एंड 5 यूनिट्स परचेस कर सकते हो गुड X के। आप चाहते हो यार मुझे X के और ज्यादा यूनिट्स परचेस करने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पास पैसे कम है, X आपको बढ़ानी है,
तो वाई आपको ऑब्वियसली गिरानी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स को ज़्यादा खरीदोगे तो वाई को कम खरीदना पड़ेगा। अब देखो आपने एक और यूनिट बढ़ा दिया एक्स का, उसके लिए आपको यूनिट पता कितने कम करने पड़े, 8 यूनिट कम करने पड़ेंगे वाई के। अब आपको यहाँ पे गुड एक्स और ज़्यादा खरीदनी है तो गुड वाई जो है और ज़्यादा कंजप्शन उसका गिराना पड़ेगा। यानी कि अब क्या आप 26 यूनिट्स परचेस करोगे गुड वाई की और 7 यूनिट्स परचेस करोगे गुड एक्स की। यहाँ पर भी आपका पूरा पैसा जो है खर्च हो जाएगा। आप जब गुड एक्स ज़्यादा खरीदोगे तो आपको गुड वाई का कंजप्शन गिराना पड़ेगा। ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किस रेट पर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आप यूनिट्स ऑफ वाई कितनी सेक्रीफाइस करोगे अपॉन यूनिट्स ऑफ एक्स कितनी लोगे आप। इस चीज को MRS कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सेक्रीफाइस की जगह वैसे गेन होना चाहिए, सॉरी गाइस गलती से गलत लिख दिया। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, एक और टॉपिक आ जाता है जो कि है इंडिफरेंस कर्व। अब ये क्या चीज है भाई साहब, इंडिफरेंस से आप समझ पा रहे हो, यानी कि डिफरेंट नहीं होता है, कुछ भी सेम टू सेम होता है। अब ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। यानी कि दो गुड्स होती हैं यहाँ पे एंड कंज्यूमर को दोनों ही सेम टू सेम पसंद है। जैसे कि दो गुड्स यहाँ पे, एक तो फ्राइज और दूसरा बर्गर। फ्राइज और बर्गर दोनों में कंज्यूमर को सेम मजा आता है, वो अपना पैसा दोनों पे किसी भी हिसाब से खर्च कर सकता है। उससे चाहे जैसे ले लो, उसे चाहो तो पूरी फ्राइज दे दो, एक भी बर्गर मत दो, उसका काम चल जाएगा। उसे सिर्फ बर्गर दे दो, एक भी फ्राइज मत दो, तब भी उसका काम चल जाएगा। उसे दोनों सेम टू सेम पसंद होती हैं। ये अजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व का कि दोनों जो गुड्स हैं कंज्यूमर को सेम टू सेम पसंद होती है, सेम टू सेम सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा होता है। सेटिस्फेक्शन मतलब जितने रुपए की वो है उतना सेटिस्फेक्शन उससे उसे मिल रहा होता है। यूटिलिटीज में जितने रुपए उतनी यूटिलिटी, उतने यूटिल्स की यूटिलिटी। आगे आओगे इसके कुछ असम्पशंस की बात करेंगे। सबसे पहले दो कमोडिटीज होनी चाहिए तभी ये चीज काम करेगी। नॉन सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे ये कभी भी नहीं पहुंचता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रैंकिंग कंपैरिजन वगैरह हम करने चाहिए, ये नहीं कि नंबरों में नाप रहे हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं। कंपैरिजन होना चाहिए दो चीजों के बीच में। डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो गिरता हुआ रहना चाहिए धीरे धीरे, जो कि गिरता ही रहता है। रीजनल कंज्यूमर होना चाहिए, यानी कि समझदार आदमी जो कि तोल के चीजों को लेता हो, ये नहीं कि अंधा ऐसे बिना सोचे समझे ले लेता हो, सोच समझ के हिसाब लगा के लेता हो चीजों को, कंपैरिजन वगैरह करके बढ़िया तरीके से। इस तरह का कंज्यूमर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब इसका सिंपल सा मतलब है, एक जो रेशनल कंज्यूमर होता है वो हमेशा प्रेफर करता है मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि कोई भी रेशनल कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चीज को परचेज करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। वो हमेशा यही चाहता है मेरा जो इनकम है वो बढ़ती जाए और मैं चीजें और ज्यादा परचेज करता रहूं। यही सत्य है, इसे ही हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है इंडिफरेंस मैप। देखो, एक इंडिफरेंस कर्व, दूसरी इंडिफरेंस कर्व, तीसरी इंडिफरेंस कर्व। ये 3 इंडिफरेंस कर्व जब एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर दी जाएंगी, इसको हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। इससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पहली से, दूसरी से और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरी से और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का जो है एप्लीकेशन आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, यानी कि इस तरह से कॉन्वेक्स ये होती है, कॉनकेव ऐसे होता है, कॉन्वेक्स ये है, तो कॉन्वेक्स होती है टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन इसका ये है, इसकी तरफ जो है कॉन्वेक्स है ये। अब ये जो है डाउनवर्ड स्लोप करती है हमेशा, इस तरह से देखो डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि गुड वाई का कंजप्शन जब आप गिराओगे तभी आप गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ा पाओगे, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है इनके अंदर। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहले को कम करना पड़ेगा, ये हिसाब है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए जो इसका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ इस तरह गिर रहा होता है इसका कर्व। एंड हायर आईसी से आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि ये वाली कर्व पे जब आप जाओगे तो आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि गुड वाई भी खूब परचेस कर रहे होगे, आप गुड एक्स भी खूब परचेस कर रहे होगे। एंड ये जो है लाइन है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है बजट लाइन। देखो, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with the given income and prices such that cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। यहाँ पर भाई साहब बात वही आ जाती है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि लिमिटेड पैसा है आपके पास, लिमिटेड रुपया पैसा आपके पास इतने ही पैसे हैं कि जब आप 8 मूवी टिकट्स खरीदोगे तो आप 0 टी-शर्ट्स ले पाओगे। ठीक है, अब आपका मन कर रहा है यार मुझे तो टी-शर्ट्स भी चाहिए। जब आप 6 मूवी टिकट्स खरीदोगे तो आप यहाँ पे 1 टी-शर्ट ले पाओगे। इतना ही आपका बजट है, यहीं पर आपका पूरा पैसा जो खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगेन आप चाहते हो यार मुझे तो और टी-शर्ट चाहिए, तो आप जब 2 टी-शर्ट खरीदोगे आप सिर्फ 4 मूवीज देख पाओगे। यहाँ पर भी आपकी इनकम पूरी यूज हो जाएगी। जब आप 2 मूवीज देखोगे तो आप जो है 3 टी-शर्ट ले पाओगे। आप जब 4 टी-शर्ट ले लोगे तो मूवी नहीं देख पाओगे। आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो चाहो ले लो, इसमें आपका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। ये जो लाइन सीधी सीधी स्ट्रेट बन के आ रही है,
इसे ही हम कहते हैं बजट लाइन। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इन सबको मिला के जो एक लाइन सी बन रही है इसे हम बजट लाइन कहते हैं। आगे चलेंगे, बजट सेट यहाँ पर आ जाता है। अब देखो ये तो रही हमारी बजट लाइन, मैंने आपको बता दी क्या होती है। अब इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे गुड्स के, इसके ये अंदर बात कर लेते हैं। और भी तो कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं ना, जैसे कि आप 2 मूवीज देख लो और 1 टी शर्ट ले लो, ये भी तो आप कर सकते हो ना। इससे आपका पूरा पैसा तो खर्च नहीं होगा, पूरा जो पैसा है वो खर्च नहीं होगा, लेकिन आप खरीद सकते हो ना, इससे पैसा है ना आपके पास इतना कि आप ले सको। 5 मूवीज देखो और 1 भी टी शर्ट ना लो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो आपके बजट के अंदर आता है ना। बजट के अंदर जो कुछ आता है, इस लाइन के अंदर, इस एरिया में जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब हमारे बजट सेट के अंदर आते हैं। दैट्स इट। ये जो हमारी स्लोप ऑफ बजट लाइन है ये भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है। जब आप एक का कंजप्शन गिराओगे तो दूसरे का बढ़ाओगे, दूसरे का गिराओगे तो पहले का बढ़ाओगे, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसलिए इसका भी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है इसे आप प्राइस रेशियो भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो 5 और 25, 4 और 20, 3 और 15, यानी कि 1:5 का कुछ रेशियो बनकर आ रहा है यहाँ पर प्राइस रेशियो। तो ये भी हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन कहलाता है। ये यहाँ पे आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, इसमें भी गड़बड़ होकर रखी है, इसे एडिट करना पड़ेगा। हाँ कर दिया। देखो 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, स्ट्रेट क्योंकि प्राइस रेशियो सेम होता है। बस दैट्स इट, आगे बढ़ो। अब देखो शिफ्ट भी आते हैं बजट लाइन के अंदर। अब आप कहोगे वो कैसे भाई साहब। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि भाई इतना पैसा है कि आप 10 डॉट पेन और 0 जेल पेन ले सकते हो, आप 8 डॉट पेन और 1 जेल पेन ले सकते हो, या फिर 6 डॉट पेन और 2 जेल पेन ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी बजट लाइन बन के आ रही है। अब मान लो हुआ क्या कि हमारे जो डॉट पेन्स हैं इनका प्राइस गिर गया। जब प्राइस गिरेगा तो आप इसे ज़्यादा परचेस कर पाओगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। प्राइस गिरा कंजप्शन बढ़ा, प्राइस गिरा कंजप्शन बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डॉट पेन का कंजप्शन यानी कि कंजप्शन कह रहा हूँ, डॉट पेन का प्राइस जब गिर गया तो आप डॉट पेन्स को ज़्यादा परचेस कर पाओगे। आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से बन के आएगी, समझ रहे हो, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। अब होता क्या है, एक बार क्या बात हो गई कि इसका जो वो है प्राइस वो बढ़ गया, तब आप क्या करोगे। देखो पहले तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से बन गई, जब डॉट पेन का प्राइस जो है वो गिर गया, डॉट पेन ज़्यादा खरीदे तो लाइन कुछ इस तरह बन के आ रही है। हुआ क्या, इसके जो पैसे हैं वो बढ़ गए, इसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या करोगे, आप इसका कंजप्शन कम कर पाओगे, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी। ये जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये हो गई शिफ्ट इन बजट लाइन, एक ऊपर बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एक तो ये तो हो गया पहले वाले की बात, पहले कमोडिटी की। अब दूसरे कमोडिटी में होता है जेल पेन में, मान लो इसका प्राइस बढ़ गया तो आप इसका कंजप्शन कम कर दोगे, आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, समझ रहे हो, ये कम खरीद पाओगे आप। और अगर इसका प्राइस गिर जाए तो आप इन्हें ज़्यादा खरीद पाओगे, आपकी बजट लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी। तो ये शिफ्ट होता रहता है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स, 4 तरह के आपके शिफ्ट्स होते हैं बजट लाइन के अंदर। बोले तो रोटेशन होते हैं बजट लाइन के अंदर, और पूरी भी शिफ्ट हो सकती है बजट लाइन। जैसे आप देख पा रहे हो ये बजट लाइन यहाँ पे है 10 और 5 पे, आप चाह रहे हो यार से पूरी कैसे शिफ्ट करा जाए। अब मान लो आपके डॉट पेन्स का प्राइस गिर गया, साथ ही साथ जेल पेन्स का भी प्राइस गिर गया, तो आप क्या करोगे, डॉट पेन्स का और जेल पेन्स का दोनों का कंजप्शन बढ़ा दोगे और आपकी जो बजट लाइन है वो सीधे सीधे शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ। अब मान लो इनका प्राइस बढ़ गया, डॉट पेन का भी बढ़ गया और जेल पेन का भी बढ़ गया, तो आपकी बजट लाइन कुछ इस तरह बनेगी। इनका भी कंजप्शन आप कम कर दोगे और इनका भी कंजप्शन आप कम कर दोगे। खैर सीधी सीधी होती है यार ये टेढ़ी मेढ़ी बजट लाइन, सॉरी गाइस। अब भाई साहब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम आईसी एनालिसिस से भी नाप सकते हैं। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों को जोड़ रहे हैं, आईसी प्लस बीएल, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। तो देखो इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पर 3 बना दिया, IC1, IC2 और IC3। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा, जब MUX और PX बराबर होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस उस कमोडिटी का बराबर हो जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। ये तो कंडीशन हमने शुरू में ही पढ़ी थी। और हमारा जो कंज्यूमर है वो मोनोटोनस है, उसकी मोनोटोनस प्रेफरेंसेस है, तो वो बड़ी से बड़ी IC को प्रेफर करेगा कि ऊंची से ऊंची IC बजाऊँ मैं। लेकिन अगर उसे इस इंडिफरेंस कर्व पर जाना है तो उसका जो पास जो पैसा है वो ज़्यादा होना चाहिए, एंड उसकी बजट लाइन तो ये है, पैसा तो उस पर यहीं तक है, यानी कि वो दूसरी IC पर ही जा पाएगा, तीसरी पर नहीं जा पाएगा। इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, इस पॉइंट के ऊपर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा जहाँ पे उसका पूरा पैसा खर्च हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बजट लाइन है वो एक पॉइंट पर टच करती है हमारे IC को,
यानी कि ये जो बजट लाइन है वो एक टेंजेंट है टूवर्ड्स द आईसी। तो IC2 के एक पॉइंट पे जाके वो अपने इक्विलिब्रियम पर हमारा जो कंज्यूमर है पहुंच जाएगा। बस हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय IC एनालिसिस। आपका कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।